हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मित्रों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस भर्ती में अपना एक सीट मजबूती से दावेदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक सीट अपनी करना चाहते हैं, तो इस सीट को पक्का करने के लिए आपको इन सारी वीडियोज़ को देखना बहुत ही आवश्यक है। और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे 2015 में जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसके प्रथम भाग 1 के हिंदी के 25 प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। और लगातार आप लोगों को प्रत्येक दिन एक वीडियोस मिलती रहेगी, तो वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी, उसकी प्रथम पाली पेपर की जो परीक्षा थी 13 सितंबर 2015 को संपन्न हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से तल्लीनता से करिएगा। इसके बाद हम लोग प्रत्येक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी का ये प्रथम भाग है और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश, जैसा आप सभी को पता था पेपर का स्ट्रक्चर, अब मैंने इसलिए इसके पहले वाली वीडियो में सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल 90 मिनट मिलेंगे आप लोगों को और इन्हीं 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने रहते हैं। और जैसा UPSSSC आपका ये सारा कंडक्ट करेगी तो हालांकि अब निगेटिव मार्किंग भी इन्हें आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 1 और 2 लिखित लोकोक्तियाँ या मुहावरों के सही अर्थ आपको चुनकर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो खिसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचे, उसका सीधा तात्पर्य होता है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। जी हाँ, अपनी वहाँ पे इज्जत की तार तो हो ही गए, तो उस तार इज्जत को छिपाने के लिए व्यर्थ में एक दूसरे से कहा सुनी कर लेना, लड़ाई झगड़ा करते रहना। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा इस लोकोक्ति, इस मुहावरे का। आपको अगर आता होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस मुहावरे लोकोक्ति का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जी हाँ, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का सीधा सीधा अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ है। इसमें आपको क्या करना है कि विलोम शब्द चुनने हैं। तो शब्द यहाँ पर कृष है, कृष का विलोम शब्द क्या होगा। तो कृष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हष्ट और पुष्ट। कृष का अर्थ होता है कि दुबला पतला, तो उसका जस्ट विलोम हमको ढूंढना था, तो उसका विलोम होगा हष्ट और पुष्ट, ठीक है। बाकी की इन सारी वीडियोस को हिंदी का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है और वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्पज्ञ का हमको विलोम बताना है। तो सबसे पहले देखिए, विलोम शब्द आए चाहे पर्यायवाची आए, उस पार्टिकुलर शब्द का आपको अर्थ पता होना ही चाहिए। तो अल्पज्ञ का जब विलोम हम बताने की कोशिश करेंगे तो अल्पज्ञ का विलोम जो होता है सर्वज्ञ होता है। जी हाँ, अल्प, जैसा आप सभी यहाँ से जानते हैं, अल्प मतलब कम और सर्वज्ञ मतलब जो सर्व जगह व्याप्त हो, ठीक है। तो अल्पज्ञ क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी जो है इसका बहुवचन क्या होगा। बहुत करेक्ट बताना रहता है इन सारी चीज़ों में और आने वाले समय में आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा कंपटीशन हाई देखने को मिल सकता है। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा खूंटियाँ। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा आपका समय नुकसान ना हो और कम समय में आप ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करें प्रीवियस ईयर पेपर से। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है आपको। अज या अजन्मा जो है इसका दूसरा अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो होगा ईश्वर। ईश्वर होगा अज या अजन्मा का दूसरा अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे प्रतिनिधि को शुद्ध, इस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, आप जरूर देख सकते हैं। मैंने लाइव ढेर सारी क्लासेस ली हैं इसी पर कि शुद्ध दृष्टिकोण से कौन कौन शब्द होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिनिधि, ऐसे ही लिखते हैं, प्रतिनिधि जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक साथ है और यहाँ पर वाक्यों में कुछ त्रुटियाँ हैं। उन त्रुटियों में आपको सही शब्द उठाकर लिखने हैं कि त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में जो आपको त्रुटि अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले गोले को पूरी तरह काला करें। तो ये आपका OMR बेस्ड पूरा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय में / जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ये आप देख लीजिए। तो इसका हम आंसर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है B, जलपान को। ये जलपान को यहाँ पर इसमें त्रुटि है। अब इसमें आप पूछेंगे त्रुटि क्या है, तो त्रुटि ये है कि विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का उत्तम प्रबंध होता है। ठीक है ना, यहाँ पर को नहीं होगा। विद्यालय में तो जलपान का होगा ना, तो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए का, और इसी में त्रुटि है। तो B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी ढूंढना है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आप तुरंत पकड़ लेंगे कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर अच्छी लगती जो है यहाँ पर आप तुरंत पकड़ लिए होंगे, और C ऑप्शन यहाँ पर यही होगा। यहाँ पर त्रुटि है, C ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब तत्सम क्या होता है, तत्सम और तद्भव आप सभी को पता है, जिसमें जो संस्कृत के शब्द एज इट इज़ यहाँ पर आपके प्रयुक्त होते हैं हिंदी में, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव आपके रूपांतरित हिंदी शब्द हैं। और इसको पहचानने का सीधा सीधा आप यहाँ पर कई ढेर सारी ट्रिक्स भी वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम सीधे सीधे, और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज आँख अग्र आग, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे एकदम संस्कृत का शब्द कौन है, अग्र। तो अग्र जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रश्न संख्या 11-12 में जो लिखित वाक्य हैं उनके लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं, पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं, उपत्यका। याद रखिएगा, उपत्यका। और उपत्यका को एक शब्द और बोलते हैं, जहाँ पर सूर्य उगता है तो पृथ्वी जो पर्वत के पास का स्थान जो होता है उसको भी उपत्यका बोलते हैं। और उसी को पूछा है, पर्वत की तलहटी को। तो कई बार ये भी पूछा गया है कि पर्वत के आसपास का जो स्थान होता है जहाँ पर भूमि के पास, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको भी उपत्यका बोलते हैं। और ये भी प्रश्न आपका D ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या आप प्रकट करेंगे, या यहाँ पर क्या सही होगा। तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, आप तुरंत बता देंगे, कृपण शब्द हम लोग यूज़ करते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13-14 के लिए आपके वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आप लोगों को। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। किसको, एकदम करेक्ट आंसर आपको देना है। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि वो मित्र तो क्या, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। एकदम करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मित्र वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसका ये आपका कंफर्टेबल वर्ड शत्रु ही होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को कैसा रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, है ना। प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, हमेशा तत्पर, उद्यत रहना चाहिए, D ऑप्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा। अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची होता है आप सभी को पता है क्या होता है, कमल होता है। ठीक है ना मित्रों, हिंदी ऐसा पोर्शन है, थोड़ा इंटरप्ट आप लोगों को करूँगा, कि हिंदी ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे सबसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन सारी वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर, इसके बाद मॉक टेस्ट भी हम लोग सारे करेंगे। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में संधि आपको बतानी है। तो संधियों पर ढेर सारी वीडियोस तो मैंने बनाई ही हैं। तो यहाँ पर निर्धन शब्द में जो प्रयुक्त जो संधि है वो कौन सी है मित्रों, वो है आपकी विसर्ग संधि। जी हाँ, निधन धन होता है ना, तो यहाँ पर विसर्ग संधि, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग संधि ही आपको नज़र आएगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, यहाँ पर देशांतर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर तुरंत आप बता देंगे, देश
देशांतर में कौन सा है? देशांतर में कर्मधारय समास है। और इसके अलग अलग उदाहरण भी कर्मधारय के, जैसे परमेश्वर हो गया, नीलकमल हो गया। हालांकि इस पर ट्रिक्स की वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से बनाई हैं ताकि आप इनमें डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। देशांतर कौन सा समास है मित्रों? यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा है। अलंकार की भी मैंने ट्रिक वीडियो बनाई है। आप शब्दालंकार, अर्थालंकार के ट्रिक्स को कैसे पकड़ के तुरंत उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या आपको पकड़, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है ना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कैसे रूपक अलंकार है आप ये पूछ रहे होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि अंबर, तारा, उषा पर आपके पनघट, घट और नागरी का आरोप। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप जो होता है वही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए अंबर पे पनघट का, ठीक है, तारा पे इसका, और आपका अंबर पे पनघट, घट और नागरी का, अंबर, तारा और उषा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि तत्सम क्या था, जो संस्कृत के शब्द डायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो रूपांतरित हो जाते हैं संस्कृत शब्द और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, अमीय। अमीय जो है ये हिंदी शब्द है, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 20 और 21 में जो वाक्य सही है उसका चयन करना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर इन चारों को पढ़ना है और कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला है कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। यहाँ पर सूर हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, और यहाँ पर है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसमें सबसे शुद्ध वाक्य आपको कौन सा लगा है? जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सबसे शुद्ध डी ऑप्शन। ठीक है ना, आप मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल कर पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हिंदी में सबसे बेस्ट स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 में भी आपको 4 ऑप्शन में शुद्ध ढूंढना है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, या जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो तुरंत आपने बता दिया होगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये करेक्ट आंसर ये वाक्य है, डी ऑप्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। अब स्थायी भाव कुछ ही पार्टिकुलर 6 से 7 पूछे जाते हैं, है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है मित्रों? करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक, है ना। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। स्थायी भावों से रिलेटेड भी वीडियोस आपको पूरा हिंदी की पूरी मैंने सिलेबस कंप्लीट कराई है। डिस्क्रिप्शन सारी वीडियोस चेक करते रहिएगा और एक एक प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपने 25 में कितना स्कोर किया है प्रीवियस ईयर पेपर में, और आप अपने आप को खुद ही एनालाइज करेंगे कि आप कितनी मजबूत स्थिति में हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंसेस से रिलेटेड थोड़ा सा ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं टैकल कर पा रहे हैं तो आप अपने को अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आप मजबूती से तैयारी करनी है। तो मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पर पूर्ण भूत यहाँ पर है, पूर्ण भूतकालिक भेद है यहाँ पर, ठीक है ना, डी ऑप्शन है, पूरा कंप्लीटेड है यहाँ पर काम। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित जो पद है उसमें कौन सा कारक है? यहाँ पे देखिए कारक पूछ लिया है, सेवक को, तो यहाँ पर तुरंत आप कारक पकड़ ले जाएंगे। तो इसमें आपका देने का भाव प्रकट हो रहा है और सीधे सीधे आप इसको पकड़ लेंगे, संप्रदान कारक यहाँ पर है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर कि ठठेरा ये शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन करना है तो क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठठेरा का जो स्त्रीलिंग, इसका परिवर्तित करेंगे हम, परिवर्तित लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग और ये ठठेरिन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये 25 प्रश्न रहे मित्रों आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी बताइएगा 25 में आपने कितना स्कोर किया, और ऐसे ही लगातार वीडियोस आपको मिले और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, एक सीट ज़रूर हम लेकर रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।